नमस्कार दोस्तों, मिस्टर टेक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 194 क्यू की, जो कि बहुत ही एक हॉट टॉपिक है। और ये सेक्शन जो है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड है। और काफ़ी इस सेक्शन के रिगार्डिंग लोगों के मन में कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारी क्लैरिफिकेशन लोगों को चाहिए। तो आज हम इस सेक्शन के बारे में बात करेंगे। और इस सेक्शन को डिस्कस करने के लिए हमने आज बुलाया है पंकज गुप्ता जी को, जो कि एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी भी हैं और रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी हैं। और इनको करीब करीब 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस है और इनकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है और उनको बहुत नॉलेज है ऑडिटिंग में, टैक्सेशन में, जीएसटी लॉज में और जो भी फाइनेंशियल वैल्यूएशंस हैं उनमें बहुत एक्सपीरियंस है इनको। और ये आज हमें गाइड करेंगे और क्लैरिफाई करें, कुछ जो क्लैरिफिकेशन हम लोगों को चाहिए वो देंगे इस सेक्शन के रिगार्डिंग, सेक्शन 194 क्यू। तो आइए चलिए पंकज जी से बात करते हैं। हाय पंकज, कैसे हो? मैं गुड रजत, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। मैं सबसे पहले आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, अपने बिजी शेड्यूल में से आपने हम लोगों के लिए टाइम निकाला। और ये जो एक टॉपिक है आजकल बहुत ज़्यादा चर्चे में है, जो कि 194 क्यू सेक्शन जो है इनकम टैक्स एक्ट का। तो बहुत लोग हम लोगों से क्वेरी पूछते रहते हैं और बहुत लोगों के कंसर्न्स हैं, क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा, ऑब्वियसली आपको तो पता ही होगा, जो फाइनेंस एक्ट 2020 में जो आया था, सेक्शन 206C सब सेक्शन 1H, जिसमें कि टीसीएस का भी प्रोविज़न था। तो ये जो सेक्शन है 194 क्यू और वो जो सेक्शन 206C सब सेक्शन 1H है, बहुत कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, लोगों को बहुत कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत चीज़ें लोग के कंसर्न्स आ रहे हैं। तो हम लोग बस वही आपसे गाइडेंस लेना चाहेंगे थोड़ा सा, कि आप इन चीज़ों को हमें क्लियर करें और हमारी ऑडियंस को भी थोड़ा सा बेनिफिट हो इससे। नहीं, श्योर। तो स्टार्ट करते हैं, जो क्वेरीज हैं उनसे स्टार्ट करते हैं, बाकी फिर एंड में जो भी आपके कुछ एडवाइस होगी तो आप हमारे ऑडियंस को प्लीज़ दीजिएगा, है ना? तो स्टार्ट करते हैं। यस, लेट्स ठीक स्टार्ट। है। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि इस सेक्शन के अंदर कौन कौन लायबल है और ये सेक्शन कहता क्या है और क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं। सी रजत, 194 क्यू जो भी ये सेक्शन इंप्लीमेंट हो रहा है 1 जुलाई 1 जुलाई 2021, हम्म। राइट। इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि अगर किसी बायर की टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 10 करोड़ और मोर, हम्म। अगर किसी भी बायर की टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज्यादा रही है पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके ऊपर ये सेक्शन इम्प्लाइड हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। इसके साथ एक और कंडीशन जोड़ी गई है जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई बायर किसी सेलर के साथ डील कर रहा है और उसका जो परचेजिंग अमाउंट है, लाइक जो परचेज अमाउंट है वो एग्रीगेट 50 लाख से अबव चला जाता है, तो अपने पर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। मींस दो रीजन क्या हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल, बायर को अपनी पिछले साल की 10 करोड़ या उससे ज्यादा की टर्नओवर है या नहीं है वो देखनी पड़ेगी। सेकेंड, आज मैं किसी से अगर परचेज कर रहा हूँ, अगर वो मेरा ट्रांजेक्शन 50 लाख से ज्यादा चला गया है तो मुझे मेरे ऊपर ये 194 क्यू एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब ये है कि ये जैसे ही आपने 50 लाख का थ्रेशोल्ड और 10 करोड़ वाला थ्रेशोल्ड अगर आपने क्रॉस किया तो ये आपका 194 क्यू जो है एप्लीकेबल हो जाएगा इसमें। राइट। ठीक है। तो इसमें कब हमारा ये जो टैक्स है, जो इस पे टीडीएस है जो हमें काटना है, ये कब काटना चाहिए और ये इसकी मतलब कोई टाइम है या कैसे, व्हेन इट शैल बी डिडक्टेड, कब डिडक्ट करना चाहिए टीडीएस? रजत, ये टीडीएस भी मोर और लेस सिमिलर है अदर टीडीएस की तरह। हम्म। जैसे अपने टीडीएस बाकी सेक्शंस में 94J, 194H, 194C में जाते हैं, सेम सिमिलर वैसा ही ये सेक्शन है 194Q। मींस इसकी भी वही डिपॉजिट डेट, ड्यू डेट होगी, मतलब the 7th of the following month। मींस अगर आज मैंने किसी का टीडीएस डिडक्ट किया है, लेट्स से इन द मंथ ऑफ जुलाई, वी आर वर्किंग इन द मंथ ऑफ जुलाई, लेट्स से टुडे इज 8th of July, or let's say today is the date of 10th of July, I am deducting of TDS under section 194Q। तो मुझे क्या करना है, इसका जो टीडीएस डिपॉजिट की जो मेरी ड्यू डेट होगी वो 7th of August 2021 होगी। ओके। मोर और लेस सिमिलर है जैसे अदर सेक्शन अपने टीडीएस में फोल्ड करते हैं। 7th ऑफ फॉलोइंग मंथ मेरी ड्यू डेट होगी, और इन द केस ऑफ मार्च मंथ अपनी जो ड्यू डेट होगी वो 30th अप्रैल होगी। मींस अगर मैं कोई भी डिडक्शन इन द मंथ ऑफ मार्च करता हूँ, लेट्स से अभी जो आएगा मार्च 2022, उसमें किसी भी टाइप का अगर डिडक्शन करता हूँ तो उसका ड्यू डेट जो मेरा डिपॉजिट करवाने का होगा वो 30th अप्रैल 2022 होगा।
अच्छा, और इसमें टाइमिंग कब होगी, कब टीडीएस काटना है? मतलब बायर ने जैसे ही परचेज किया और जब वो पेमेंट कर रहा है उसी टाइम की, मतलब बाद में या पहले, कैसे कब टीडीएस काटना है इसके अंदर? ये रजत, जैसे मैंने बताया कि ये जो टीडीएस सेक्शन है, ये मोर और लेस ब्रदर ऑफ अदर टीडीएस सेक्शंस है। ओके, मींस जैसे अदर टीडीएस सेक्शंस में बताया गया कि इफ यू आर क्रेडिटिंग समवन इन योर अकाउंट्स और इफ यू आर पेइंग समवन, देन व्हिच इवेंट इज अर्लियर, देन यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस। मींस अगर मैंने किसी की भी परचेज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट या बुक की, या मैंने उसको एडवांस में पेमेंट की, जो भी इवेंट अर्लियर होगी उस पर ये टीडीएस की इम्प्लीमेंट अपना हो जाएगा, मतलब कि अपने लायबल हो जाएंगे टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। ठीक है, और इसमें क्या रेट एप्लीकेबल है इस सेक्शन के अंदर, किस रेट से काटना है? रजत, ये अभी जो रेट है वो 0.1% रेट है इसका। ओके। बट इसमें अभी क्या है कि अगर किसी ने अपना पैन नंबर वगैरह शो नहीं करता है, या फिर किसी ने लास्ट 2 ईयर की कुछ रिटर्न्स वगैरह नहीं फिल की है, उसके अकॉर्डिंग आपका 5% टीडीएस हो जाएगा, तो उस हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब पैन अगर नहीं देता है सेलर आपको, तो जो बायर है वो पैन नंबर, यस, हाँ, तो फिर वो 5% से काट लेगा अगर आपने पैन नहीं दिया तो। यस। ओके, मतलब पैन तो सबको एडवाइजेबल यही है कि भी पैन अपना बनवा के रखिए, और पैन जो है एंड वो भी चेक करना पड़ेगा कि पिछले 2 साल की उसने रिटर्न्स भरी है। अभी तो राइट नाउ डिक्लेरेशन का एक चल रहा है लेने का, बट इनकम टैक्स ने भी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। वी कैन चेक ऑन द इनकम टैक्स पोर्टल। ओके, ओके। सो अब एक चीज़ और है, जैसे कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और अभी न्यू इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है, तो उसके केस में ये टीडीएस वाली चीज़ एप्लीकेबल है? रजत, इसमें सेक्शन में क्या डिस्क्राइब किया हुआ है कि इफ यू हैव टर्नओवर 10 करोड़ और मोर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, देन दिस सेक्शन विल एप्लीकेबल ऑन यू। मींस अगर इनकॉर्पोरेशन की बात करूं मैं, तो उसमें कोई प्रीसीडिंग ईयर नहीं होगा अपने पास, तो वो फिर एक तरह से अपने लिए एप्लीकेबिलिटी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओके, मतलब ये प्रीसीडिंग ईयर से रिलेटेड है, तो जो अगर नई कंपनी बनी है तो ऑब्वियसली फिर उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होता। क्योंकि सेक्शन में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की बात की है, और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इनकॉर्पोरेशन के केस में कहीं नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे मतलब पूछना चाहता हूँ कि जैसे कोई ट्रांजैक्शन है जो कि दोनों सेक्शंस 194Q और 206C सबसेक्शन 1H दोनों में फॉल कर गया, तो इसका क्या इम्प्लीकेशन है? कौन लायबल होगा डिडक्शन का, या कोई, या सेलर उस पर कलेक्ट करेगा या बायर उस पर डिडक्ट करेगा? तो इसमें बहुत कंफ्यूजन है, तो ये इसमें कुछ क्लैरिटी आप दीजिए प्लीज। नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मार्केट में सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चन चल रहा है वो यही चल रहा है। सेलर लड़ रहा है कि मैं तेरा टीसीएस लूंगा, बायर बोल रहा है मैं तेरा टीडीएस काटूंगा। दोनों पार्टीज आपस में लड़ाई झगड़े का काम कर रही है। तो इस केस में क्या है, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं पहले। 2061C1H सेक्शन क्या बोलता था कि अगर आपकी टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो, और करंट ईयर में जिसको भी आप मटेरियल सेल आउट कर रहे हो उसके साथ कंसिडरेशन 50 लाख से एक्सीड हो चुका हो, तब आपके ऊपर ये सेक्शन इम्प्लाइड हो जाएगा। मींस इफ आई एम सेलिंग गुड्स टू यू और मेरा पिछले साल का जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ उससे ज्यादा है, और आज अपना ट्रांजेक्शन कंसिडरेशन 50 लाख से ज्यादा जा चुका है, तो इफ आई एम डूइंग एनी सेल टू यू, लेट्स से 10 लाख 5 लाख व्हाटएवर, तो उसके ऊपर प्लस जीएसटी प्लस टीसीएस उसके ऊपर मैं आपको लगाकर बिलिंग रेज करूंगा। अभी तक ये सेक्शन थी जिसके अगेंस्ट में क्या होता था कि मैं आपको इनवॉइस रेज कर देता था, आप उसका जो भी इम्प्लीकेट था वो आप मुझे टू बैक वापस जो भी कंसिडरेशन है वो पेमेंट कर देते थे। अभी 1 जुलाई से क्या हुआ, 194Q आया। 194Q क्या बोल रहा है कि अगर कोई बायर जिसकी पिछले साल टर्नओवर 10 करोड़ से या उससे ज्यादा हो, और करंट ईयर में किसी स्पेसिफिक सेलर से अगर 50 लाख या उससे ज्यादा आप परचेज कर चुके हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा, एक 0.1% के हिसाब से अंडर सेक्शन 194Q आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अब इस केस में क्या हो रहा है, लेट्स से अभी 1 जुलाई के बाद का अभी करंट सिनेरियो लेते हैं जिसमें दोनों सेक्शन अब एप्लीकेबल हो चुके हैं। सेलर बोल रहा है कि मैं आपसे टीसीएस रिकवर करूंगा क्योंकि मुझे सेक्शन 206C1H बोल रही है कि आपको टीसीएस रिकवर करना है।
बायर बोल रहा है कि मुझे 194 क्यू बोल रहा है कि आपको 0.1% टीडीएस डिडक्ट करना है, क्योंकि मुझे 194 क्यू का अपना प्रोविजन फॉलो करना है। अब इस केस में क्या हुआ, कुछ सेक्शन में प्रोविजो ऐड किए गए। क्या प्रोविजो ऐड किए गए? 206C1H में सेकंड प्रोविजो ऐड किया गया कि ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी अगर बायर किसी भी सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल हो जाता है। मतलब कि अगर आप किसी को सेल कर रहे हो और आपका जो बायर है वो इनकम टैक्स के किसी भी सेक्शन में टीडीएस और टीसीएस रिकवर करने के लिए लायबल हो जाता है, तो आपको 206C1H एप्लीकेबल नहीं करना। ठीक है। सेम ही टाइप का कोई प्रोविजो 194Q सेक्शन सबसेक्शन 5 में जोड़ा गया। उसमें क्या जोड़ा गया कि अगर सेलर किसी भी टाइप से आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेता है या टीसीएस रिकवर कर लेता है, टीसीएस रिकवर करेगा 206C में और टीडीएस किसी भी टाइप का आपका कट जाता है व्हाइल परचेजिंग द गुड्स, तो आपको 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको फॉलो नहीं करना। लेकिन उसमें क्या बोल दिया, एक्सेप्ट 206C1H, मतलब कि सर्वे सर्वा अब इसमें 194Q को बनाया गया। मीन्स अगर दोनों सेक्शन दोनों पार्टीज पर एप्लीकेबल हो रही है तो 194Q बायर को फॉरमोस्ट लायबल बोला गया है कि आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अब इसी में एक क्वेश्चन क्या चल रहा है, ऑल्दो बायर बोल देता है, अभी इन दिनों में एक डिक्लेरेशन टाइप भी चल रहा है कि आई एम कवरिंग अंडर सेक्शन 194Q, सो जितनी भी परचेज होगी तो आप टीसीएस मत लगाना, मैं आपका टीडीएस डिडक्ट करूंगा। इस टाइप की क्लैरिफिकेशन चल रही है कि किसी भी टाइप का क्लैशिंग ना हो बेसिकली। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें एक और भी काफी जर्नल क्वेश्चन चल रहा है कि सर अगर 206C1H में सेलर ने अगर टीसीएस रिकवर कर लिया तो क्या फिर भी मुझे 194Q एप्लीकेबल करना है या नहीं करना, क्या चीज है? तो इसके लिए सर्कुलर नंबर 13 अभी इनकम टैक्स ने 30 जून को इशू किया है, जिसमें इस टाइप की क्लैरिफाई किया है कि ऑल्दो जो एडवाइजेबल है वो 194Q एट मोस्ट है, आपको टीडीएस डिडक्ट करना, आप अपने सेलर से बात कीजिए, अगर आप कवर होते हैं 194Q में तो आप प्रॉपर उसको डिक्लेयर कीजिए कि मैं 194Q में कवर हो रहा हूँ, आप टीसीएस मत लगाना, मैं टीडीएस आपका डिडक्ट करूंगा। इन केस अगर आपके सेलर ने आपके टीडीएस डिडक्शन से पहले आपसे 206C1H में टीसीएस कलेक्ट कर लिया है तो आपको 194Q फॉलो करने की जरूरत है, बट मेक श्योर कि उसने 206C1H में आपसे टीसीएस रिकवर कर लिया। ओके, ये क्लैरिफिकेशन मतलब डिपार्टमेंट ने दे दिया ऑलरेडी। सर्कुलर नंबर 13 आया है और 30 जून को आया है जिसमें ये चीज क्लैरिफाई की है। ठीक है, तो ये सर्कुलर हम लोग जो है शेयर कर लेंगे अपनी ऑडियंस के साथ, इसका लिंक डाल देंगे ताकि उनको भी बेनिफिट हो पाए। ये बहुत अच्छी चीज आपने बताई है कि 194Q जो है वो प्रिवेल करेगा 206C1H के इन एनी सर्कमस्टेंस, इन एनी सिचुएशन। ठीक है, तो इससे काफ़ी कुछ क्लैरिटी आती है लोगों को कि भाई कुछ भी हो, अगर ये 194Q में फॉल कर रहा है तो उस पर टीसीएस का ना प्रोविजन डल के टीडीएस का प्रोविजन प्रिवेल करेगा, मतलब बायर टीडीएस पे काटेगा। ठीक है, तो अच्छा पंकज जी एक बात है, अगर लेट से कोई गुड इंपोर्ट करता है, ठीक है, अब अभी वो बाइंग कर रहा है तो उस पर ये टीडीएस वाली जो प्रोविजन है 194Q का वो एप्लीकेबल होगा इन केस ऑफ इम्पोर्टिंग गुड्स? इन केस ऑफ इंपोर्टिंग गुड्स एक्चुअली क्या है कि 194Q की जो एप्लीकेबिलिटी है वो रेजिडेंट के ऊपर इम्प्लाइड किया ना कि नॉन रेजिडेंट के ऊपर। इन केस इफ आई एम इंपोर्टिंग सम गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया देन देयर इज नो एप्लीकेबिलिटी ऑफ 194Q। मींस मुझे इंपोर्ट के केस में किसी भी टाइप का 194Q को फॉलो करने का या उसको एप्लीकेबल करने का, मैं आई एम फ्री फ्रॉम 194Q इन द केस ऑफ इंपोर्ट। अच्छा, इंपोर्ट का मतलब कोई लेना देना है नहीं, बाहर से अगर आप कुछ लेते हैं तो कोई टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। राइट, ठीक है। और एक चीज पंकज जी, जैसे गुड्स की डेफिनेशन जो है वो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में तो लिखी नहीं हुई है, अब इसमें क्या है कि ये जो 194Q है वो तो अब गुड्स पे ही, गुड्स के परचेज पर ही टीडीएस की बात करता है, तो गुड्स को हम क्या माने, क्या चीज गुड्स हुई, मतलब कौन से, फिर हम क्या कैसे डिफाइन करें गुड्स को इस सेक्शन के लिए? जैसे आपने बताया कि इनकम टैक्स एक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं है कि गुड्स क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। अगर अपने रेफरेंस ले
सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और जीएसटी एक्ट 2017, उसमें गुड्स की डेफिनेशन दी गई है। मोर और लेस अगर मैं प्लेन रीडिंग में बात करूं, ऑल द इमूवेबल आइटम्स आर गुड्स, ओके, एक्सक्लूडिंग मनी और स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटीज काइंड ऑफ। ओके, इमूवेबल और मूवेबल, इमूवेबल और मूवेबल, 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 ओके, ओके, all items of movable or all type of movable items are goods. Okay. Means like jewelry, ओके, even agriculture produce, Okay. workers produce, electricity, even electricity, ओके, or a kind of any kind of item which is movable, गुड्स की कैटेगरी में वो फॉल करेगा। ठीक है। तो जैसे आपने भी इलेक्ट्रिसिटी का बताया, तो इलेक्ट्रिसिटी भी अगर आप गुड्स में कंसिडर कर रहे हैं तो उस पे क्या इम्प्लीकेशन है फिर इस सेक्शन का? इस सेक्शन में अभी तक जो मैं अभी जो सर्कुलर की बात कर रहा था आपसे, और सर्कुलर नंबर 13 ऑफ 2021 डेटेड ऑन 30 जून 2021, इस सर्कुलर आने से पहले ऑल्दो इलेक्ट्रिसिटी गुड्स की डेफिनेशन में आ रही थी, और इस इलेक्ट्रिसिटी को गुड्स, इवन एक बहुत अच्छा केस था एनटीपीसी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा, और अपना जो कस्टम टैरिफ एक्ट भी है, जो कस्टम टैरिफ है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी को अपना गुड्स माना गया है। तो एज पर सेक्शन 194Q, if you are purchasing, if you are doing some in goods, if you are doing any transaction in goods, then you have to follow 194Q if you fall under 194Q. तो इलेक्ट्रिसिटी भी इसके अंदर कहीं ना कहीं फॉल कर रही है। ओके, अभी तक जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आया था, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी इफ यू आर पेइंग 50 लाख और मोर and if you have a turnover 10 crore or more in a preceding financial year, then you have to deduct 0.1% on the payment of electricity bill. ओके, बट अभी एक सर्कुलर आया जिसमें इनकम टैक्स ने क्लैरिफाई किया। देखिए, सी इलेक्ट्रिसिटी किस केस में हमें दो चीजें देखनी पड़ेगी। एक चीज, इलेक्ट्रिसिटी हम किससे परचेज कर रहे हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या हम, अब इलेक्ट्रिसिटी परचेज दो कंपनी से हो सकती है जर्नल में। एक कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है, एक कंपनी जो कि सिर्फ पावर ट्रांसमिशन का वर्क करती है, वो जनरेट नहीं करती। तो हमें इनकम टैक्स में सिर्फ ये क्लैरिफाई किया है, इफ यू आर परचेजिंग गुड्स दैट इज इलेक्ट्रिसिटी और पावर ट्रांसमिशन कंपनी, यानी कि जो सिर्फ सप्लाई का काम करती है, नॉट जनरेटिंग, देन यू आर एग्जेम्प्टेड फॉर 194Q। एंड इफ यू आर परचेजिंग डायरेक्टली electricity from which company which is generating electricity, then you have to deduct 194Q TDS under section 194Q. ओके, मतलब अगर आप बिजली खरीद रहे हैं 50 लाख से ऊपर की तो फिर टीडीएस आपको काट। इन केस अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर रहा हूँ डायरेक्टली उस कंपनी से जो कि जनरेट कर रही है। ओके, ओके, यस, ठीक है। और एक चीज, जैसे स्टॉक एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस होते हैं, सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन होते हैं, उस पे भी बाइंग परचेजिंग होती है, तो उसमें क्या है? भी क्लैरिफिकेशन आ गया। ऑल्दो अभी तक वैसे जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आया था, यही माना जा रहा था कि स्टॉक्स या जो भी कमोडिटीज का जो भी सेल परचेज हो रहा है उसके ऊपर भी ये 194Q एप्लीकेबल होने वाला था। बट उसी सर्कुलर में क्लैरिफाई कर दिया इनकम टैक्स ने कि जो भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से कमोडिटी या शेयर्स या सिक्योरिटीज का जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो 194Q से एग्जेम्प्टेड है। ओके, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर हम लोग परचेज करते हैं सेम थिंग, क्योंकि वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आई, तो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं है तो 194Q से आउट हो गई वो। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे गुड्स बोलता है कि इमूवेबल होना चाहिए, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आप ये कह रहे हैं, डेफिनेशन ये बोलती है। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आपका ये चीज जो है वो नहीं लगेगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे 194Q नहीं। if you are purchasing any immovable property from developer, then we don't deduct any kind of a TDS under section 194Q. अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेरी होती है लोगों की कि जैसे हम अब टीडीएस काटेंगे तो टीडीएस हमें इनवॉइस वैल्यू पे काटनी है इंक्लूडिंग जीएसटी की जो एक्चुअल वैल्यू है ऑफ परचेज उस पे काटें कि मतलब फॉर एग्जांपल 100 रुपए की वैल्यू थी, उस पे जीएसटी 18 का था, तो 118 के ऊपर काटें कि 100 पे काटें? देखिए रजत, इसमें भी एक थोड़ा सा यही क्लैरिफाई किया है सेम सर्कुलर नंबर 13।
जिसमें अगर मैं बात करूं तो जो एक्ट अगर अपने सेक्शन रीड करें 194 क्यू, जिसमें वर्ड यूज हुआ है परचेज, दैट इज परचेज का मतलब जो परचेज कंसिडरेशन है, मींस इस क्लेरिफिकेशन में सर्कुलर नंबर 13 में मोर और लेस ये क्लेरिफाई किया है कि आपको 194 क्यू जो टीडीएस का एप्लीकेबिलिटी करनी है वो ओनली बेस वैल्यू मींस परचेज वैल्यू के ऊपर करनी है, जिसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं करना। बट आपका जो इनवॉइस है उसमें जीएसटी अलग से शो हो, प्लस आपका जो भी एग्रीमेंट चल रहा है किसी भी बायर के साथ उसमें जीएसटी का जो भी आप बर्डन ले रहे हैं या जो जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है वो परचेज कंसिडरेशन के अलग रिटर्न में आपके पास एग्रीमेंट में हो। मीनिंग कि अगर आपके पास परचेज इनवॉइस आ रहा है जिसमें जीएसटी अलग से डिफाइन है तो आपको परचेज अमाउंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है, दैट्स इट। जीएसटी को मतलब जीएसटी से अलग दिख रहा है तो जीएसटी को हमें कंसीडर ना करते हुए बेस वैल्यू पे ही, परचेज वैल्यू पे हम टीडीएस काटेंगे, टीडीएस डिडक्ट करना है। लेकिन अगर आप कोई एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो आपको पूरी अमाउंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, ओके ओके। yes. तो एडवांस पेमेंट से सर पंकज जी एक चीज़ और मुझे पूछनी थी कि लेट्स से अभी ये जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल हो रहा है, इफेक्टिव हुआ है 1 जुलाई 2021 से, तो उससे पहले के जो जैसे एडवांसेज हैं या परचेजेज हैं तो वो इसके अंदर कवर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि इफेक्टिव तो 1 जुलाई से हुआ है। अब जैसे मान के चले किसी ने एडवांस पेमेंट कर रखी थी किसी गुड की, किसी परचेज गुड्स की, अब एडवांस पेमेंट तो हो गई पहले, अब उसकी परचेज अब पूरी होगी जब आएगा अब गुड, तो वो ट्रांजैक्शन इसमें कवर होंगे 194 क्यू के अंदर? नहीं, वो एक्चुअली क्योंकि सेक्शन की जो एप्लीकेबिलिटी है वो 1 जुलाई से है। हाँ जी। तो इससे पहले जो भी ट्रांजेक्शन हुए आपका उसका कोई रेलिवेंस ही नहीं। अच्छा, उससे कोई मतलब ही नहीं है फिर। yes. ठीक है। और लेट्स से कोई अगर हम इंटर ब्रांच कुछ परचेज करते हैं तो उस केस में ये होगा 194 क्यू एप्लीकेबल होगा? अगर इंटर ब्रांच परचेज करते हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में अगर परचेजिंग करी जाती है लेट्स से, तो उस पर ही एप्लीकेबल होगा ये वाला सेक्शन? देखिए, इनकम टैक्स ये बोलता है कि जो परचेजिंग ट्रांजेक्शन है ना उसके लिए तो दो अलग अलग पर्सन इन्वॉल्व होनी चाहिए, मतलब कि परचेजर अलग एंड सेलर अलग, तभी वो परचेज कंसिडरेशन फुलफिल, उसकी जो डेफिनेशन है वो फुलफिल होती है। अगर इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन हो रहा है तो अपने उस डेफिनेशन में फॉलो नहीं करते परचेज की। तो अगर जब परचेज की डेफिनेशन में फॉलो नहीं किया तो 194 क्यू जो कि परचेज की ही बात करता है वो वैसे ही इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि अपनों ने बेसिक कंडीशन जो परचेज की है वो अभी फुलफिल नहीं की, तो 194 क्यू इंटर ब्रांच के केस में एप्लीकेबल ही नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। और परचेज रिटर्न का अगर हम बात करें तो परचेज जैसे कर लिया, अब उसके बाद कुछ माल वापस गया, तो फिर इसका क्या इम्प्लीकेशन है इस सेक्शन का, क्योंकि टीडीएस तो हमें काट लिया। देखिए, इसमें क्या है कि ऑल्दो इनकम टैक्स 194 क्यू बोलता है कि जब भी आप परचेज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं या फिर पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 194 क्यू एप्लीकेबल कर देना। इनकेस आज मैंने वो 194 क्यू से किसी भी बायर का किसी भी सेलर का अपना टीडीएस डिडक्ट कर लिया। अब क्या है कि सपोज उस जो भी मैंने मटेरियल परचेज किया, भी होता भी क्या है जनरली कि माल डिफेक्टिव निकल गया या उस क्वालिटी का नहीं निकला जिस क्वालिटी का मुझे चाहिए था, उसके बाद अपने परचेज रिटर्न करते हैं। तो इनकम टैक्स में क्लेरिफाई किया है कि इन केस ऑफ परचेज रिटर्न अगर आपने मटेरियल, आपकी दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। आपने वो मटेरियल रिटर्न किया हो अपने सेलर को और उसके एवज में उस सेलर ने आपका रिफंड आपको वापस दे दिया हो या आपका वो अमाउंट एडजस्ट कर दिया हो। अब उस केस में क्या होगा कि जो भी आपका नेट अमाउंट होगा, मतलब कि इन केस जो डिफरेंस अमाउंट जाएगा, मतलब कि आपने अगर एक्स्ट्रा टीडीएस डिडक्ट कर लिया तो आप नेक्स्ट उससे जब भी परचेज करेंगे आप उससे एडजस्ट कर लीजिए। ओके। मीनिंग कि सपोज आज मैंने 1 लाख रुपए की परचेज की किसी से 0.1% के हिसाब से, लेट से 1 लाख के हिसाब से, लेट से मैंने 1000 का टीडीएस उससे डिडक्ट कर लिया। अभी क्या हुआ कि मैंने 10,000 रुपीज का मटेरियल उसको वापस दे दिया, तो एज पर रूल उसका 90,000 पर टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए था, दैट इज 900 रुपीज। तो मैंने उसका 100 रुपीज टीडीएस एक्स्ट्रा डिडक्ट कर लिया। तो अब मैं जो भी नेक्स्ट परचेज करूंगा उसमें जो भी उसका टीडीएस लाइबल होगा मेरा डिडक्ट करने के लिए, उसमें मैं 100 रुपीज लेस करके उसका टीडीएस डिडक्ट कर लूंगा और वो जो 100 रुपीज एक्स्ट्रा गया होगा वो मैं अपने चलान से एडजस्ट कर लूंगा। मतलब वो एडजस्टमेंट हो जाएगी उसके अंदर। यस, ठीक है। बट इसमें एक चीज है
कि अगर आपने गुड्स रिप्लेस किया तब उस केस में आपको ये जो एडजस्टमेंट है वो आप ले नहीं सकते। मीनिंग कि मैंने बोला कि ये मेरा डिफेक्टिव गुड्स है या फिर मेरा क्वालिटी, जो मुझे क्वालिटी का गुड्स चाहिए था वैसा गुड्स नहीं है, तो उस केस में मेरा जो सेलर है उसने उस गुड्स को रिप्लेस कर दिया, तो उस केस में किसी भी टाइप का एडजस्टमेंट नहीं होगा। हाँ, वो तो ऑब्वियस भी है कि भाई आपने रिप्लेसमेंट की है तो कोई परचेज तो इफेक्टिव हुई है ना, कोई माल वापस तो गया नहीं है, बस ये कि रिप्लेसमेंट हुई है। ठीक है। और इसकी ड्यू डेट्स जैसे आपने बताई वही जैसे नॉर्मल है, वही जो नॉर्मल टीडीएस उसमें लगती है वही वही ड्यू डेट इसमें है। यस, ठीक है। 7th ऑफ फॉलोइंग मंथ वो जाएगा और मार्च के केस में 30th तक है। ठीक है। तो पंकज जी आई गेस ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर कर ही लिया है सेक्शन के बारे में, जो कन्फ्यूजन था सबको और जो भी चीज़ें हैं बहुत क्लैरिटी मिल गई हम लोगों को भी, और आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी। और कुछ भी ऐसे कंसर्न उनके होते हैं, हमें जैसे जैसे क्वेरीज मिलेंगी या कुछ होंगी तो हम आपसे शेयर करेंगे। और अगर वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं आपको तो प्लीज़ उनको भी आप एक बार गाइड करिएगा। आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं शेयर करूँगा एंड में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, तो ताकि लोग जो है आपको कॉन्टैक्ट कर पाएँ। ठीक है। आपने बहुत हमें मतलब इस चीज़ में दुविधा में जो हमारी लोगों को है इस पे 194Q स्पेशली टीसीएस और टीडीएस के प्रोविजन में, वो आपने बहुत क्लैरिटी दी है। और जो सर्कुलर के बारे में आपने बताया वो हम जो है लिंक शेयर कर देंगे एक बारी, तो ताकि लोगों को एक फॉर्मल पता लग जाए कि हाँ भाई ये सर्कुलर है और उसमें से वो और क्लैरिटी उनको मिलेगी। ठीक है। तो पंकज जी और कुछ अगर आप एडवाइस देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए और बताइए कि अगर कुछ आपको लगता है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं या ऑडियंस हैं या आपके क्लाइंट्स हैं हमारे क्लाइंट्स हैं किसके भी हैं, तो उनको मतलब कुछ ऐसी एडवाइस आपको देना चाहते हो जो 194Q से रिलेटेड हो, तो आप प्लीज़ बताइए। ऑल्दो मैं इसमें एक एडवाइस फॉरमोस्ट देना चाहूँगा कि ऑल्दो इनकम टैक्स ने क्लेरिफाई कर दिया है कि 2061C1H में इवन अगर आपका टीसीएस सेलर ने आपसे कलेक्ट कर लिया है and if you are also falling under section 194Q, then there is no need to deduct TDS under section 194Q. बट मैं इस केस में एडवाइस करूंगा कि आप अपने सेलर से कोऑर्डिनेट कीजिए और 206C1H को अवॉइड कीजिए जहां तक हो सके, क्योंकि सेक्शन का अगर इंटरप्रिटेशन निकाले तो अल्टीमेट लाइबल 194Q है, बायर है। तो मैं एडवाइस यही करूंगा कि अगर आपका सेलर ऑल्दो टीसीएस रिकवर कर लेता है तो आप कोशिश कीजिए कि 194Q ही आप उसके 194Q में टीडीएस डिडक्ट करें और उसके हिसाब से कंप्लाइंट करें। 206C1H को अवॉइड करें जहां तक हो सकता है, इन केस अगर दोनों सेक्शन एप्लीकेबल हो रही थी। ओके ओके, ठीक है। बहुत अच्छी एडवाइस आपने हमारे ऑडियंस को दी है पंकज जी, एंड आशा करता हूँ कि और भी सेशन आपके साथ करेंगे। और थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए और हमारी ऑडियंस और हमें गाइड करने को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। ओके।